नमस्कार। आज की ये वीडियो एनईपी 2020 के तहत अध्ययन करने वाले उन पीजी कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए है जिन्होंने अध्ययन विषय के रूप में राजनीति विज्ञान को चुना है और स्थानीय स्वशासन के प्रश्न पत्र का अध्ययन करते हैं। इस वीडियो में मुख्य चर्चा का केंद्र बिंदु है कि पश्चिमी देशों और अमेरिका में तथा भारत में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं किन रूपों में कार्य कर रही हैं, उसका एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आप सभी ये जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन अन्य किसी तरह के प्रशासन के समान ही संबंधित देशों की संस्कृतियों से प्रभावित होता है। यानी पश्चिम पूर्व की संस्कृतियां भिन्न होने के कारण स्थानीय स्वशासन की संरचना में, उसके इतिहास में और उसके कार्यकरण में भी अंतर दिखाई देता है। आज इन्हीं अंतरों की चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्थानीय स्वशासन है क्या। स्थानीय स्वशासन वास्तव में ग्रास रूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर प्रशासन करने की एक व्यवस्था है। प्रशासन यानी भौतिक और मानवीय संसाधनों का लोक हित में, लोक कल्याण में प्रबंधन। संक्षेप में अगर हम कहें तो प्रशासन यही है। तो स्थानीय स्वशासन क्या है? ग्रामीण स्तर पर, नगरीय स्तर पर जो शासन के सबसे निचले स्तर हैं, वहां पर प्रशासन व्यवस्था के संचालन की एक व्यवस्था है। और ये कैसी व्यवस्था है कि ये शासन व्यवस्था में लोगों की सहभागिता को बढ़ाना चाहता है। जैसा कि जनतंत्र का मूल मंत्र माना जाता है कि जितना जनता शासन कार्यों में भागीदार बनेगी, उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। तो स्थानीय स्वशासन के माध्यम से इस जनतांत्रिक सहभागिता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है और साथ ही लोकल लेवल पर आम जनता के लिए सेवाएं मुहैया कराना भी इसका लक्ष्य है। इसकी एक प्रवृत्ति है, विशेषता है। जिन भी देशों में स्थानीय स्वशासन को अपनाया गया है, उनके पीछे यही उद्देश्य है। एक तो जनता की शासन कार्यों में रुचि उत्पन्न करना, उनकी सहभागिता बढ़ाना और साथ ही जो स्थानीय स्तर की समस्याएं हैं उनको दूर करना, आपसी विचार विमर्श के माध्यम से। और लोकतांत्रिक कार्य प्रक्रिया कैसे संचालित होती है, कैसे जनतंत्र में कानून बनते हैं, कैसे सरकारें काम करती हैं, कैसे कानून का क्रियान्वयन होता है, इसकी एक सीख देना भी स्थानीय स्वशासन का लक्ष्य है। पश्चिमी देशों और भारत दोनों में हालांकि संस्कृति का अंतर है, इतिहास का अंतर है, फिर भी हम ये देखते हैं कि इन दोनों ही जगहों पर सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया जाता है। यानी शासन सत्ता किसी एक सरकार के हाथ में केंद्रित न रहे, केंद्र सरकार या प्रांतीय सरकारों में, बल्कि उनका विभाजन ऊपर से लेकर नीचे तक होना चाहिए। संघात्मक शासन व्यवस्था में तो ये विभाजन हो जाता है केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य। लेकिन जहां पर संघात्मक शासन नहीं है, वहां भी ये प्रवृत्ति देखी जा रही है कि स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन एक एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, लेकिन वहां पर जो लोकल गवर्नेंस है, जो लोकल बॉडीज हैं, वो बहुत सक्रिय है और अपने दायरे में, अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए वो सत्ता का उपभोग करती हैं। तो इस तरह से ऐतिहासिक विकास और संस्थागत संरचना की दृष्टि से दोनों
जगहों की यानी यूरोप अमेरिका और भारत की स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं अलग हैं। हालांकि दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अब स्थानीय स्वशासन किस रूप में परिभाषित किया जाता है, उसका निहितार्थ क्या है? व्यवहारिक रूप से ये लोकल लेवल पर कुछ निर्वाचित संस्थाओं के द्वारा स्थानीय स्तर पर प्रशासन से संबंधित है। यानी जैसे आम जनता, मतदाता, वयस्क मतदाता राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि संस्थाओं के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, वैसे ही लोकल लेवल पर भी यानी ग्राम स्तर, नगर स्तर पर भी जो पंचायती संस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो बॉडीज हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है, वयस्क नागरिकों के द्वारा किया जाता है। तो स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्तर पर निर्वाचित संस्थाओं के शासन से संबंधित है। दूसरी बात ये कि ये जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, इसका उद्देश्य शासन संबंधी निर्णय प्रक्रिया में लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहभागी बनाना है। जब ग्राम पंचायतों में उसकी बैठकों में लोग भागीदारी करते हैं, विचार विमर्श के बाद जो निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय प्रक्रिया में आम जनता सीधे तौर पर इन्वॉल्व होती है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर। तो ज्यादा से ज्यादा लोग पंचायती संस्थाओं या नगरीय संस्थाओं के क्रियाकलापों में भागीदार बने, उसमें जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें उनकी भी भूमिका हो, उनकी भी बात सुनी जाए, ऐसा सुनिश्चित करने का प्रयास इन संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है, दोनों ही स्थानों पर, चाहे वो यूरोप अमेरिका हो या भारत जैसा पूर्वी देश हो। और जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण के साथ साथ यानी सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने के साथ साथ ये संस्थाएं स्थानीय विकास को भी प्रोत्साहित करती हैं। यानी लोकल लेवल पर जो समस्याएं हैं, जाहिर तौर पर उनका राष्ट्रीय स्तर पर समाधान प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि अरबों की जनसंख्या वाले देश के लिए, करोड़ों की जनसंख्या वाले देश के लिए ये संभव नहीं होता कि ग्रामीण स्तर की समस्याओं का समाधान भी राष्ट्रीय असेंबली के माध्यम से किया जाए। तो लोकल लेवल की समस्याएं लोकल बॉडीज के द्वारा ही हल कर दी जाएं, तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से भी ये अच्छा होगा। ये सोचते हुए इसी विचार के साथ स्थानीय स्वशासन का गठन विभिन्न देशों में किया जाता है। तो दो समानांतर लक्ष्य हैं ऐसी संस्थाओं के। एक तो जनता को प्रशिक्षित करना, लोकतंत्र कैसे संचालित होता है, लोकतांत्रिक कार्य प्रक्रिया की जानकारी देना, और इस रूप में शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, एक स्थान पर एकत्रित होने से रोकना, और दूसरे लोकल लेवल की समस्याओं का समाधान करना, स्थानीय विकास को प्रोत्साहित करना। दोनों स्थानों पर यानी यूरोप अमेरिका और भारत, दोनों ही जगहों पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का लक्ष्य रखा जाता है, विकास का लक्ष्य रखा जाता है स्थानीय स्वशासन के लिहाज से। लेकिन ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से और प्रशासनिक संरचना की दृष्टि से जो लोकल लेवल की संस्थाएं हैं, वो दोनों देशों में अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम तुलना के बिंदु के रूप में ऐतिहासिक विकास को लेते हैं। ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से अगर हम पश्चिम में काम करने वाली स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का विश्लेषण करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि यहां पर जो प्रशासनिक संस्थाएं डेवलप हुई हैं, वो एक प्लानिंग के तहत डेवलप हुई हैं, योजनाबद्ध ढंग से, क्रमिक रूप से प्रशासन में सुधार लाकर उनका विकास किया गया है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1835 के माध्यम से इनका डेवलपमेंट हुआ है। ऐसे ही अन्य नाना देशों में, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो या
यूरोप के अन्य राष्ट्र हों, जर्मनी हो, स्कैंडिनेवियन देश हों, उन सब जगहों पर किसी न किसी बिंदु पर प्लान्ड वे में योजना बनाकर, नियम बनाकर, अधिनियम बनाकर स्थानीय स्वशासन की बॉडीज का गठन किया गया है, उनको कार्य और दायित्व सौंपे गए हैं। अब अगर भारत की बात देखें तो भारत में स्थानीय संस्थाओं का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उनका इतिहास क्या है। तो हमारे देश में, जैसा मैंने प्रारंभ में ही बताया, सांस्कृतिक भिन्नता होने के कारण, ऐतिहासिक परंपरागत भिन्नता होने के कारण स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का विकास भी पारंपरिक रूप से ही हुआ है। यानी हमारे देश में ग्राम स्वशासन की, ग्राम पंचायतों की प्राचीन परंपरा रही है। वैदिक पीरियड से ही इनका अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। लोकल लेवल पर बहुत से अधिकारी, बहुत से संस्थाएं ऐसी थीं जो ग्रामीण स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान करती थीं, विवादों का निपटारा करती थीं। हालांकि वो आधुनिक युग की तरह इलेक्टेड नहीं थी, निर्वाचित नहीं थी। आपसी सहमति से किन्हीं लोगों को मुखिया बना लिया जाता था और उनकी बातों को सभी मानते थे, उनके निर्णयों को सभी गांव के लोग स्वीकार करते थे, लागू करते थे, कानून के रूप में उनकी मान्यता थी। ग्रामणी, ग्रामिक, ये तमाम ग्राम स्तर के अधिकारी मिलते हैं। विभिन्न प्राचीन साहित्यों में इनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। स्वतंत्र भारत में यदि हम देखें तो इस प्राचीन परंपरा और अंग्रेजों के द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन जो चुनाव पर आधारित था, इन दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। यानी स्वतंत्र भारत का संविधान जब अपनाया गया तो हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के तहत पहले उनका उल्लेख किया गया कि भारत में ग्राम पंचायतों को, पंचायती संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन एक दृढ़ संकल्प के रूप में बलवंत राय मेहता समिति के सजेशन के आधार पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया हमारे देश में शुरू की गई पंचायती संस्थाओं के माध्यम से। 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ और उसने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि भारत चूंकि गांवों का देश है, इसलिए गांवों के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। और गांवों का विकास तब संभव है जब ग्रामीण स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए, यानी पंचायतों को अपनी विकास योजनाएं बनाने, उनको लागू करने का अधिकार दिया जाए। इस तरह का सजेशन पहली बार आया बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन का सुझाव दिया गया कि 3 स्तरों पर पंचायतों का गठन होना चाहिए, ग्राम लेवल, ब्लॉक लेवल और जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जिसमें मेहता समिति ने यह कहा कि ब्लॉक लेवल की पंचायत को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि वो जिला और ग्राम स्तर के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के विभिन्न राज्यों में कुछ तो परंपरा अनुसार और कुछ समिति के सुझावानुसार अपने अपने राज्यों में पंचायत संस्थाओं का गठन कर रहे थे। लेकिन वो गठन और उनका कार्यकरण एक रूप नहीं था। सभी राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं थी। कहीं पंचायतें चल रही थीं तो कहीं नहीं चल रही थीं, कहीं चुनाव हो रहे थे तो कहीं नहीं हो रहे थे। इस तरह की व्यवस्था थी। सब मिलाकर लोकल गवर्नेंस खासतौर से ग्रामीण स्तर पर बहुत लचर था। इन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रयास किया गया 1992 में, जब 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संविधान में इनको स्थान दिया गया। 11वीं और 12वीं अनुसूची सृजित की गई, जिसमें पंचायत संस्थाओं के अधिकारों, कार्यों
और कार्यक्षेत्र का विवरण दिया गया, उनको विषय आवंटित किए गए, उनकी वित्तीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई कि वो कार्य तभी कर पाएंगी इफेक्टिवली जब उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी, जिसकी सिफारिश तमाम बाद की समितियों के द्वारा की गई, जैसे अशोक मेहता समिति, GV के राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, इन सब ने, हनुमंतराव समिति, इन सभी समितियों ने नाना रूपों में इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने की सिफारिश की थी, इनके गठन को व्यापक बनाने की बात कही थी अपने अपने स्तर पर। तो उन सभी के सजेशंस को ध्यान में रखते हुए इन संविधान संशोधन अधिनियमों के माध्यम से पंचायत संस्थाओं को हमारे देश में सशक्त बनाने का, स्वतंत्र बनाने का प्रयास किया गया। तो भारत में जो मौजूदा स्थानीय स्वशासन है वो परंपरा और ब्रिटिश शासन की के द्वारा स्थापित संस्थाओं और कार्य प्रक्रियाओं का मिला जुला रूप है, और लास्टली उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अब ऐतिहासिक विकास के बाद तुलना का दूसरा बिंदु है कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की संरचना कैसी है पश्चिमी देशों में और भारत में। तो पश्चिमी देशों में हम देखते हैं कि लोकल गवर्नेंस ज्यादातर किस पर फोकस करता है? नगरीय स्वशासन पर फोकस करता है। लिहाजा म्युनिसिपल काउंसिल्स पर ज्यादा जोर दिया गया है, सक्रिय है वो। हालांकि काउंटी सरकारें भी हैं लोकल लेवल पर, लेकिन ज्यादा जोर म्युनिसिपल काउंसिल्स पर है। नगरीय प्रशासन की जो देखभाल करती हैं उन पर, उन संस्थाओं पर है। इन काउंसिल्स का निर्वाचन भी डायरेक्टली जनता के द्वारा, मतदाताओं के द्वारा किया जाता है, और इनका निश्चित कार्यकाल है। उस कार्यकाल को पूरा करती हैं वो। इलेक्शन की प्रॉपर व्यवस्था की जाती है और प्रॉपर अधिकार इनको भी कानून के तहत प्रदान किए गए हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना कैसी है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है हमारे देश में, यानी ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, और जिला स्तर पर जिला पंचायत है। नगरीय स्तर पर हम देखते हैं यहां भी तीन तरह की संस्थाएं हैं। सबसे निचले लेवल पर नगर पंचायत है, फिर नगर पालिका है, और फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो बड़े नगरों के लिए है, महानगरों के लिए है, जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐतिहासिक विकास और संरचना की दृष्टि से दोनों स्थानों की, यानी पश्चिमी स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं और भारतीय स्वशासन की संस्थाएं भिन्न हैं। अब अगर अधिकारों की बात करें या उनकी विशेषताओं की दृष्टि से इनकी तुलना करें, तो हम ये देखते हैं कि पश्चिमी व्यवस्था में जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं वो कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं, सशक्त हैं। कानून के तहत उनको पावर दिए भी गए हैं, और वो उन शक्तियों का व्यवहार में इस्तेमाल भी करती हैं। अत्यधिक पेशेवर प्रशासन यहां दिखाई देता है, यानी लोकल लेवल पर भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक पेशेवर रूप दिखाई देता है कि वो किसके लिए है, जनता को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए उन्हें नियुक्ति मिली है। वो अपने कर्तव्यों पर जवाबदेही के साथ अडिग रहती है, पेशेवर रूप में कार्य करती हैं, कि जिसके लिए उन्हें पारिश्रमिक मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, जिस काम के लिए, उस काम को वो सभी अन्य बातों को ताक पर रखते हुए ध्यान दें, उन बातों पर, उन कार्यों को संपन्न करें। ये पेशेवर प्रशासन होता है जिसमें कोई पारंपरिक तत्व हावी नहीं रहता। कानून जिन अधिकारों की बात करता है उन अधिकारों के दायरे में रहकर नगरीय स्वशासन के अधिकारी कार्मिक कार्य करते हैं और पूरी कुशलता के साथ कार्य करते हैं। एक खास विशेषता पश्चिमी देशों की ये भी है
कि वहां पर स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में कार्यकुशलता पर ज्यादा जोर दिया जाता है, और नगरीय प्रबंधन का आधुनिक रूप, अत्याधुनिक रूप हमें देखने को मिलता है। यानी वहां की जो नगरीय संस्थाएं हैं, प्रबंधन की संस्थाएं हैं, वो आधुनिक युग की समस्याओं से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों के साथ तैयार है। चाहे वो पर्यावरण का संरक्षण हो, कचरे का प्रबंधन हो, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना हो, या लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य का संकल्प हो, सभी जगह वो पूरी मुस्तैदी के साथ पूरी आधुनिक ज्ञान और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, प्रबंधन की तकनीकों का उपयोग करते हुए आउटपुट प्रदान करती है। और इसके साथ साथ इन संस्थाओं को बहुत ज्यादा वित्तीय स्वायत्तता भी प्राप्त है। वित्तीय स्वायत्तता का मतलब है कि ये अपने कार्य के लिए जो धन चाहिए, वो धन वो खुद उगाहने की अधिकारी हैं। यानी लोकल लेवल पर ये टैक्स लगा सकती हैं, टैक्स उगा सकती हैं, और पैसे का प्रयोग कहाँ किया जाए, वित्त का प्रयोग कहाँ किया जाए, इस मामले में भी वो स्वतंत्र हैं। हम देखते हैं कि अमेरिका के शिकागो जैसे शहर में तमाम जो संस्थाएं हैं, नगरीय संस्थाएं हैं, वो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करने का काम करती है। स्कैंडिनेवियन देशों में, जर्मनी में इवन हम देखते हैं कि इनकम टैक्स तक लगाने का अधिकार इन संस्थाओं को है, और उगाहने का अधिकार भी है। कहाँ वो खर्च करेंगी धन, उनकी प्रायोरिटी क्या होगी, शिक्षा पर पहले करेंगी, स्वास्थ्य पर करेंगी, या लोगों को यातायात के साधन उपलब्ध कराने में करेंगी, ये डिसाइड करना, ये निर्णय करना उनका अधिकार है, और कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनको यहां तक है कि वो बाजार में भी अपना पैसा लगा सकती हैं और लगाती हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड्स के माध्यम से वो अपने धन को ज्यादा बढ़ाती हैं। वो बैंकों से भी कर्ज ले सकती हैं और उसे कहीं इन्वेस्ट कर सकती हैं, तमाम प्रोजेक्ट्स में उन्हें लगा सकती हैं। तो इस तरह की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इन संस्थाओं को है। नाना तरह के टैक्स लगाने, उनको उगाने और धन का प्रयोग करने, अपना बजट खुद बनाने, इसका भी अधिकार उन्हें है। और उनके बजट को कोई ऊपर की अथॉरिटी स्वीकार करने वाली नहीं है। वो खुद बनाते हैं और खुद उसी बजट का क्रियान्वयन करते हैं। ये वित्तीय स्वायत्तता अमेरिका और यूरोप के देशों में स्थानीय संस्थाओं को प्राप्त है। इनकम टैक्स लगाने तक का अधिकार इन संस्थाओं को है स्कैंडिनेवियन देशों में। भारत में ऐसा नहीं है। अगर भारत की स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की विशेषताओं पर हम नजर डालें, तो यहां क्या विशेषता है? संवैधानिक मान्यता इन्हें मिली है। जैसा मैंने बताया कि स्वतंत्र भारत के बाद पंचायतों को दृढ़ बनाने के लिए, उनका नियमित इलेक्शन करवाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। उस संशोधन के माध्यम से ग्रामीण और नगरीय स्तर की संस्थाओं को संविधान के द्वारा ही अधिकार दिए गए। यानी वैसे ही शक्ति विभाजन किया गया जैसे केंद्र और राज्यों के मध्य था। कुल 29 विषय स्वीकृत किए गए जिन पर पंचायतें कानून बना सकती हैं, कानूनों को लागू कर सकती हैं। इसी संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायतों के रेगुलर इलेक्शन के लिए निर्वाचन आयोग बनाया गया, एक फाइनेंस कमीशन की व्यवस्था की गई कि राज्य स्तर पर भी एक निर्वाचन आयोग होगा जो पंचायतों का इलेक्शन देखेगा, और एक वित्त आयोग होगा जो राज्य सरकारों और पंचायत संस्थाओं के मध्य वित्तीय संसाधनों के बंटवारे का सुझाव देगा। संवैधानिक मान्यता के माध्यम से ये सारे प्रावधान किए गए
इसलिए ताकि ये संस्थाएं अधिक शक्ति के साथ और अधिक वित्तीय स्वतंत्रता के साथ अपने कार्य को संपन्न कर सके, नियमित रूप से इनका गठन हो सके और इनकी कार्यप्रणाली में दिनों दिन एक ऑटोनोमी का भाव डेवलप हो। दूसरी विशेषता खासियत हम यहाँ की संस्थाओं की ये देखते हैं कि जो ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की ग्राम संसद के रूप में व्यवस्था की गई है, वो एक तरीके से प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्था है, जिसमें नागरिक सीधे तौर पर कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहते हैं जहां पर जनता खुद कानून बनाती है, खुद कानूनों को लागू करती है। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो ये संभव नहीं है, लेकिन लोकल लेवल पर, चूंकि गांवों की जनसंख्या हजारों में होती है और उसमें भी जो बालिग लोग हैं, वयस्क मतदाता हैं, उनकी संख्या उससे भी कम है। लिहाजा उन सभी को इकट्ठा करना ग्राम सभा में और बैठकों में उनसे विचार विमर्श करना, निर्णय प्रक्रिया में उन्हें शामिल करना, ये संभव है। इसलिए ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्था के रूप में कार्य करती है। तीसरी विशेषता भारत की व्यवस्था में हम ये देखते हैं कि यहां पर कार्यकुशलता के स्थान पर सामाजिक समावेशन पर ज्यादा जोर दिया गया है। यानी लोकल लेवल की संस्थाओं में महिलाओं और समाज के जो हाशिए पर रहने वाले वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनका भी समुचित प्रतिनिधित्व हो सके इन संस्थाओं में, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं और SC ST और OBC के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि ये संस्थाएं समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर सके और स्वाभाविक रूप से सभी वर्गों के हित के लिए कार्य कर सके। भारत के पारंपरिक समाज में जहां जाति, धर्म, पंथ के नाम पर विभाजन दिखाई दिया और हमारी जो स्वतंत्रता का इतिहास है वो इस विभाजनकारी प्रक्रिया से अछूता नहीं था। जो हमारा इतिहास था, निकट इतिहास था, स्वतंत्रता का इतिहास था, उसमें हम इन विभाजनों की विभीषिका का अनुभव कर चुके थे। लिहाजा हर स्तर पर बहुत सोच विचार कर इन सभी वर्गों को समाविष्ट करने की कोशिश की गई है शासन प्रक्रिया में, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में, ताकि इनके अंदर भी संतोष का भाव डेवलप हो सके कि शासन व्यवस्था में उनका भी प्रतिनिधित्व है, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। और जब इन वर्गों के लोग इन संस्थाओं में रहेंगे तो लिहाजा वो भी इन वर्गों के हितों की दृष्टि से ही कार्य करेंगे, राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ साथ। तो ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ऐसी थी भारत की कि इसमें सामाजिक समावेशन बहुत आवश्यक था और इसी समावेशन की प्रक्रिया पर ज्यादा जोर भी दिया गया, लोकल लेवल की संस्थाओं पर भी। राष्ट्रीय स्तर पर तो दिया ही गया, लोकल लेवल पर भी इन पर ध्यान दिया गया। खासतौर से महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई, वो एक अनूठी व्यवस्था थी और लोकल लेवल पर निर्वाचित महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा भारत में ही है, वो इसी प्रोविजन के कारण, इसी प्राविधान के कारण। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि यहाँ का जो स्थानीय स्वशासन है वो जनतांत्रिक भागीदारी के साथ साथ, विकेंद्रीकरण के प्रयासों के साथ साथ, उसका मुख्य फोकस गांव के विकास पर है, नगरों के विकास पर है। जिस तरीके से नगरीय संस्थाओं के सामने भी नई नई चुनौतियां सामने आती जा रही हैं, नगरीकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिक क्रांति के भी कई स्तर हो गए और आज जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के AI के युग में जी रहे हैं,
वहां पर चैलेंजेस और भी बढ़ गए। ऐसी स्थिति में नागरिकों का, लोगों का चहुमुखी विकास संभव हो सके, इसका एक दबाव भी है। और स्थानीय संस्थाएं इस ओर कार्य करने के लिए प्रेरित भी। यानी लोग केवल जनतांत्रिक प्रक्रियाओं से परिचित हो सके, उसमें इन्वॉल्व हो सके, उसके भागीदार बन सके, सिर्फ यही उद्देश्य नहीं है, बल्कि गांव का, नगरों का ओवरऑल डेवलपमेंट भी इन संस्थाओं का लक्ष्य है, ताकि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। आज की डेट में इन संस्थाओं का जो व्यापक लक्ष्य है वो है भारत को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना। तो ये था पश्चिमी और भारत के स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की ऐतिहासिक संरचना, उनकी विशेषता, उनकी संरचना, कार्यकरण। और इसके आधार पर जब हम तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं तो ये पाते हैं कि पश्चिमी व्यवस्था में जो लोकल लेवल की संस्थाएं हैं वो ज्यादा शक्तिशाली हैं, अधिकार संपन्न हैं, और उनको अधिक वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त है। साथ ही वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो नगरोन्मुख है। नगरीकरण के बाद नगरों की संख्या बड़ी तेजी से इन देशों में बढ़ी है, लिहाजा नगरों पर दबाव बढ़ा है, चीजों को मैनेज करना मुश्किल हुआ है, चैलेंज सामने आया है। उन चैलेंजेस का, चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नगरीय प्रशासन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। नगरों के विकास पर, उनके प्रबंधन पर ज्यादा जोर दिया जाता है पश्चिमी देशों में। जबकि भारतीय व्यवस्था में संवैधानिक संरचना है, संविधान द्वारा उन्हें मान्यता दी गई है, और नगरों की तुलना में ग्रामीण विकास पर ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि गांवों की संख्या ज्यादा है और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। बलवंत राय मेहता समिति से लेकर अन्य जो भी समितियां गठित हुई, सबने इस बात पर फोकस किया कि भारत गांवों का देश है, लिहाजा गांवों के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। तो हमारे यहाँ जो पंचायती राज है, स्थानीय स्वशासन है, उसमें ग्रामीण विकास पर शहरों की तुलना में ज्यादा जोर दिया गया है। और लोग ग्रामीण स्वशासन में सहभागी बन सके, इन संस्थाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इनके निर्णयों में अपना रोल प्ले करें, निर्णयों के क्रियान्वयन में, कानूनों के क्रियान्वयन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और लास्टली, जैसा मैंने बताया, सामाजिक समावेशिता पर यहां ज्यादा जोर है। समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व आरक्षण के माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। अब अगर हम दोनों ही जगहों के देशों में लोकल गवर्नेंस की समसामयिक प्रवृत्तियां देखें, तो हम देखते हैं कि दोनों ही स्थानों पर समान रूप से सहभागी शासन की तरफ बढ़ रही हैं स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं, चाहे वो पश्चिम हो या भारत हो। सभी जगह ज्यादा से ज्यादा सहभागिता पर जोर दिया जा रहा है। डिजिटल गवर्नेंस, ये एक नया ट्रेंड है जो कि डिजिटल क्रांति से प्रेरित है। ई प्रशासन, कैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और एआई का प्रयोग करते हुए, कैसे इंटरनेट का प्रयोग करते हुए तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से गवर्नेंस को, यानी शासन प्रबंधन को कैसे ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके, इसके लिए डिजिटल गवर्नेंस की शुरुआत की गई है। दोनों ही जगहों के देशों पर इस पर जोर दिया जा रहा है। ई प्रशासन पर जोर दिया जा रहा है। डिजिटल डिवाइस के माध्यम से, डिजिटल ट्रेनिंग के माध्यम से
ई ग्राम स्वराज जहां भारत में नया नारा है, वहीं पश्चिम की जो संस्थाएं हैं वो डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं, क्योंकि वो पेशेवर संस्थाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी पर जोर देती हैं, कार्यकुशलता पर जोर देती हैं। जो भी जनता को सुविधाएं मुहैया कराई जानी है, वो ज्यादा कुशलता पूर्वक, शीघ्र और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए वो संस्थाएं ज्यादा प्रयासरत। लेकिन शुरुआत भारत में भी हो गई है और अच्छी खासी हुई है, चाहे वो इन संस्थाओं में काम करने वाले लोगों को प्रशिक्षित करने का हो, या फिर आम जनता को सुविधाएं मुहैया कराने का हो, गांव का डेवलपमेंट हो, नगरीय डेवलपमेंट हो, उन सब के लिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। विकेंद्रीकृत नियोजन, ये भी एक नया ट्रेंड है। यूरोप, अमेरिका और भारत दोनों ही स्थानों पर ये माना जा रहा है, कोशिश भी की जा रही है कि ग्रामीण विकास के लिए या नगरीय विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाएं, उन योजनाओं को बनाने की जिम्मेदारी इन स्थानीय संस्थाओं को ही दी जाए। और लास्टली, ये सारे प्रयास तभी सफल हो पाएंगे जब नागरिक सहभागिता बढ़ेगी, और ये सहभागिता दोनों ही स्थानों पर बढ़ रही है। तमाम एनजीओज खोले गए हैं, स्वैच्छिक संगठन बने हैं जो पंचायतों के कार्यों में सहयोग कर रहे हैं, लोगों को के अंदर अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सहभागी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके कार्यों में। और जितनी भी विकास योजनाएं हैं, उनके क्रियान्वयन में भी इनकी अच्छी खासी भूमिका है। यानी नागरिक अब स्वेच्छापूर्वक अपने वार्ड में कार्य कर रहे हैं, नगरों में कार्य कर रहे हैं, काउंटीज में काम कर रहे हैं, और गांव में काम कर रहे हैं। नाना योजनाओं के माध्यम से भी ये नागरिक सहभागिता सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। जैसे हमारे देश में, भारत में, जो आशा कार्यकर्ता है, वो ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को जागरूक करने, महिलाओं के हित के लिए जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताने, उन तक उनका लाभ पहुंचाने में विशेष रूप से सक्रिय है। तो ये समसामयिक प्रवृत्तियां थी। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें कि पश्चिमी व्यवस्था में चुनौतियां क्या हैं, ऐसा नहीं है कि पश्चिम में अगर स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं बहुत शक्तिशाली हैं, उनको वित्तीय स्वायत्तता बहुत ज्यादा मिली है, तो वहां कोई चैलेंज नहीं है, ऐसा नहीं है। पश्चिमी व्यवस्था में सबसे बड़ा चैलेंज है नगरीय असमानता। यानी नगरों में रहने वाले लोगों के मध्य असमानता वहां भी दिखाई देती है। एक तरफ अमेरिका के शहरों में वाइट लोग हैं जो समृद्ध हैं, और दूसरी तरफ अफ्रो अमेरिकन्स हैं जो गरीबी का जीवन जी रहे हैं कई शहरों में। उनके लिए अलग लोकेलिटी है, एक असमानता की लड़ाई उनकी वहां भी चल रही है, समान बनने के लिए लड़ाई उनकी चल रही है। ये एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे इस असमानता को दूर किया जाए, क्योंकि असमानता तो किसी भी लेवल पर, खासतौर से जनतांत्रिक देशों में, स्वीकार्य नहीं है। ये समानता के मूल लोकतांत्रिक सिद्धांत के विरुद्ध है। असमानता आर्थिक आधार पर भी दिखाई दे रही है। कुछ नगर बहुत ज्यादा समृद्ध है और कुछ उतने समृद्ध नहीं है। तो जो समृद्ध नहीं है, वो समृद्ध बनने की चाह में उनकी लोकल संस्थाओं पर नागरिकों का बहुत दबाव है, बहुत अपेक्षाएं हैं।
ये एक चैलेंज है जिसको पूरा करना वहां की पेशेवर स्थानीय प्रशासन के लिए भी एक चैलेंज बना हुआ है। दूसरा चैलेंज ये है कि वहां की नगरीय स्तर पर जो म्युनिसिपैलिटीज कार्यरत हैं उन पर फाइनेंशियल प्रेशर है। हालांकि वो फाइनेंशियली ऑटोनोमस भी है, टैक्स लगा सकती हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स वसूली भी कर सकती हैं, और प्रायोरिटी भी डिसाइड कर सकती हैं कि कहाँ पर, किन क्षेत्रों में हम कितना धन खर्च करेंगे। कर्ज भी ले सकती हैं, यानी वित्त को बढ़ा भी सकती हैं, कहीं इन्वेस्ट भी कर सकती हैं। इसके बाद भी उन पर वित्तीय दबाव है, क्योंकि नगरों में रहने वाले लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया करानी है। वंचित वर्गों के कल्याण के लिए भी काम करना है, वरिष्ठ जनों को पेंशन प्रदान करनी है, अपंगों के लिए व्यवस्था करनी है, सबके लिए हेल्थ सिक्योरिटी उपलब्ध करानी है। इन सब कार्यों में वित्त खर्च होता है, लिहाजा वित्तीय दबाव से ये जूझ रही है। हालांकि अमेरिका जैसे देश में जो लोकल लेवल का वित्त है, धन है, वो लोकल लेवल के टैक्सेस से ही मैक्सिमम सृजित किया जाता है। यानी 50% जो लोकल रेवेन्यू है वो लोकल लेवल पर ही कलेक्ट किया जाता है। स्थानीय संस्थाओं का जो खर्च है, वित्तीय खर्च, उसका 50% हिस्सा वो खुद जनरेट करती है, टैक्स लगाकर और टैक्स वसूली करके। बाकी उन्हें अनुदान मिलता है, कुछ ऋण मिलता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो कोशिश करती हैं खुद रिसोर्सेज जनरेट करने का। इसके बाद भी उनके ऊपर वित्तीय दबाव आज की डेट में है, क्योंकि लोगों की डिमांड्स बढ़ रही हैं, लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं, अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, और ये अपेक्षाएं इन लोकल लेवल की संस्थाओं में प्रकट होती हैं, लिहाजा इन पर दबाव है। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि कई बार इनके सामने राष्ट्रीय नीतियों और लोकल नीतियों के मध्य समन्वय की समस्या उत्पन्न होती है। यानी इनको स्वतंत्रता तो दी गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम है निर्णय करने की, कार्य करने की, नीतियों को बनाने की, लेकिन कई बार ये समस्या उदित होती है कि लोकल लेवल पर जो नीति बनाई गई, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित नीति के साथ वो कितना समन्वय स्थापित कर पा रही है, वो उसके कितना अनुकूल है। कई बार ऐसा भी होता है कि राष्ट्रीय नीति के प्रतिकूल भी हो जाती हैं लोकल गवर्नेंस की संस्थाओं के द्वारा जो बनाई गई नीतियां हैं वो। अब टैक्स कलेक्शन की जो नीति है, प्रॉपर्टी टैक्स लोकल गवर्नेंस की संस्थाएं लगाती हैं, लेकिन इसके बारे में राष्ट्रीय नीति भी है जो कैपिंग निर्धारित करती है। कई बार लोकल संस्थाएं फ्रीडम के साथ कहती हैं कि नहीं, हम राष्ट्रीय नीतियों से भी आगे जाकर काम करेंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में वो ऐसे स्टेप उठाती हैं, कार्बन ओमिशन कम करने, कार्बन एमिशन जो है कि कार्बन उत्सर्जन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, उनको रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो नीतियां हैं उनसे भी आगे बढ़कर ये लोकल लेवल की जो संस्थाएं हैं वो अपने पैरामीटर्स तय कर रही हैं, अपने एक्शन प्लान तैयार कर रही हैं, जो नेशनल एक्शन प्लान से कहीं ज्यादा आगे हैं, बढ़कर हैं, और ज्यादा लाइबिलिटीज के साथ है, दायित्व बोध के साथ है। तो कई बार ऐसी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है, लोकल लेवल की संस्थाएं उसे पूरी तरह स्वीकार कर रही हैं, और जो राष्ट्रीय स्तर की सरकार है वो उनमें से कुछ को ही एडॉप्ट कर रही है, अपना रही है। तो इस तरह का के समन्वय की समस्या भी कई बार आ जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली राष्ट्र की जिम्मेदारी और उसकी संप्रभु शक्ति एक्चुअली राष्ट्रीय सरकार में ही निहित होती है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लोकल लेवल की संस्थाएं ऑटोनॉमी के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर राष्ट्रीय
नीतियों का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य करें, हालांकि उल्लंघन पूरी तरह उनके द्वारा नहीं किया जाता, लेकिन प्रोएक्टिव होकर उनके द्वारा काम किया जाता है, जिसके कारण कई बार समन्वय की समस्या उत्पन्न होती है। पश्चिमी देशों की चुनौतियों के बाद अगर हम भारत में देखें तो यहाँ की संस्थाओं के सामने क्या चुनौतियां हैं? सबसे बड़ी चुनौती है कि संवैधानिक प्रावधान के बावजूद यहाँ पर लोकल गवर्नेंस को, जो लोकल संस्थाएं हैं, उनको सीमित वित्तीय स्वतंत्रता ही प्राप्त है। एक तो संविधान संशोधन अधिनियम में ये जो कह दिया गया कि हर राज्य सरकार का ये अधिकार होगा कि वो इस अधिनियम के दायरे में रहकर अपने राज्य में पंचायत संस्थाओं को स्थापित करने के लिए, उनको अधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाएगी। अब यहां हुआ क्या कि जितनी राज्य सरकारें हैं, सबने अपने अपने तरीके से अपने अपने यहाँ पंचायतों के गठन की स्वीकृति के लिए कानून बनाए। कुछ ने सीमित अधिकार पंचायतों को दिया, कुछ ने ज्यादा बढ़ चढ़कर अधिकार दिया। जैसे कर्नाटक में, केरल में हम देखते हैं कि ज्यादा वित्तीय स्वतंत्रता का प्रयोग करती हैं पंचायत संस्थाएं, क्योंकि वहां की राज्य सरकारों ने उनको ज्यादा अधिकार सौंपे हैं। वहीं यूपी बिहार में हम देखते हैं कि पंचायती संस्थाएं अभी भी वित्त के लिए, रिसोर्सेज के लिए राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार पर निर्भर है। उनको बहुत से मामलों में करारोपण की स्वतंत्रता नहीं दी गई है, जबकि केरल में 30-40% रेवेन्यू खुद पंचायती संस्थाएं जनरेट करती हैं। तो राज्य सरकारों पर अधिकांश स्थानों पर पंचायत संस्थाएं निर्भर हैं, वित्तीय दृष्टि से भी और प्रशासनिक दृष्टि से भी, क्योंकि प्रशासनिक कंट्रोल भी राज्य सरकारों का इन संस्थाओं पर ज्यादा है। जैसे यूपी में ही ग्राम पंचायतें बजट बनाने का अधिकार तो रखती हैं, लेकिन उनको उनके बजट की अंतिम स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। नगर पालिकाओं के बजट की अंतिम स्वीकृति राज्य सरकार देती है। आपातकाल में राज्य सरकार को ये पावर है कि वो किसी भी नगर के प्रशासन को अपने हाथ में ले ले या जिलाधीश को सौंप दे, म्यूनिसिपैलिटी भंग हो जाए, निलंबित हो जाए। तो ये प्रशासनिक इंटरफेरेंस है, हस्तक्षेप है, जिसकी वजह से प्रशासनिक दृष्टि से भी ये संस्थाएं पूरी तरह आत्मनिर्भर व्यवहार में नहीं बन पाई हैं भारत जैसे देश में। पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं कि प्रशासनिक ऑटोनॉमी तो है, लेकिन वित्तीय ऑटोनॉमी वहां भी नहीं है स्थानीय संस्थाओं के पास। और जब ऑटोनॉमी नहीं है प्रैक्टिकली, तो इनके पास प्रशासनिक क्षमता भी डेवलप नहीं हो पा रही है। काम कैसे किया जाना है, इसके लिए तमाम टेक्निकल जानकारी जो आज के दौर की डिमांड है, ई गवर्नेंस की डिमांड है, उसका अभाव दिखाई देता है। कई जगह कार्मिकों की कमी दिखाई देती है। सब मिलाकर प्रशासनिक क्षमता यहां डेवलप नहीं हो पा रही है। जबकि पश्चिम में हम देखते हैं कि कार्मिकों का पेशेवर विकास हुआ है और लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन का कैडर डेवलप हुआ है। हमारे देश में भी ये डिमांड हो रही है कि लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन का एक अलग कैडर होगा, तो उसको स्वतंत्रता, प्रशासनिक स्वतंत्रता भी होगी, वित्तीय स्वतंत्रता भी होगी, ऐसा विचार चल रहा है। लिहाजा जो वर्तमान स्थिति है उसमें भारत की ग्राम पंचायत की संस्थाओं में या नगरीय संस्थाओं में वो प्रशासनिक क्षमता नहीं देखी जाती अभी तक, जो पश्चिम के देशों में देखी जाती है। यहाँ का एक चैलेंज ये भी है कि संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पूरे देश में पंचायती व्यवस्थाओं के एक स्वरूप को लागू तो कर दिया गया, कुछ एक राज्यों को छोड़कर, जो छोटे छोटे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या कम है।
वहां पर ही ये अधिनियम लागू नहीं है, अदरवाइज सभी राज्यों में लागू है। लेकिन फिर भी विभिन्न राज्यों में इसका क्रियान्वयन एक जैसा नहीं है, असमान है। कैसा है? असमान है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कहीं तो पंचायत संस्थाएं बहुत सशक्त हैं, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, इन सब में पंचायत संस्थाएं अपेक्षाकृत कम सक्षम है, इनकी क्रियाशीलता प्रभावी नहीं है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि इन राज्यों की सरकारों ने जो कानून बनाए पंचायत संस्थाओं के गठन को लेकर, और उन कानूनों का जो क्रियान्वयन किया, वो असमान है। ये एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ी चुनौती है भारत में स्थानीय स्वशासन के समक्ष। तो इस तरह से आपने देखा कि पश्चिम की स्थानीय संस्थाओं में और भारत की स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में क्या क्या समानता के बिंदु हैं और क्या क्या भिन्नता के बिंदु हैं। तो निष्कर्ष स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र को मजबूती देता है, नो डाउट। पश्चिम की व्यवस्था में इन संस्थाओं की स्वायत्तता और कार्यकुशलता पर ज्यादा जोर दिया गया है, जबकि भारत की व्यवस्था में सहभागिता और सामाजिक समावेशन पर ज्यादा जोर दिया गया है। स्थानीय संस्थाओं की सफलता के लिए वित्तीय और प्रशासनिक क्षमता का विकास जरूरी है। तो ये था तुलनात्मक विश्लेषण पश्चिम और भारत की स्थानीय संस्थाओं का। धन्यवाद।